Students, as we were reading our first chapter from economics, the story of village Palampur, we have done till production, okay, in the last class, है ना? Now I am starting with the next topic, that is, see here, production's fourth factor, okay, knowledge and enterprise, है ना? We have done till physical capital. I told you physical capital can be divided into two types, that is fixed and working capital. Fixed capital which can be fixed for प्रोडक्शन फॉर ओवर मैनी ईयर्स, राइट, जिसे हम बहुत सालों तक प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी फिक्स रहेगी, जैसे टूल्स, एग्जांपल टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ओके। एंड वर्किंग कैपिटल जो हैंड इन हैंड चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंगली सिचुएशंस, जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट फैक्टर इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ऑब्वियसली बात है, हम सभी को पता है, टू रन अ मार्केट और टू रन अ इंडस्ट्री और टू एक्वायर एनी प्रोडक्शन वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज, ठीक है। Put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This is known as human capital. लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को मिलाकर जब हम किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो या तो उसे खुद के यूज़ के लिए करते हैं या मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम हमारा करता है ह्यूमन, है ना। इन सबको एसिमुलेट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन। इसको बेचने का काम कौन करता है? ह्यूमन। मार्केट तक प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद अर्निंग का काम कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो मेनली हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जितना भी नॉलेज वर्क लग रहा है या एंटरप्राइज वर्क लग रहा है, वो सारा किसके थ्रू हो रहा है? ह्यूमन के थ्रू। तो इसीलिए इस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। नाउ the next topic is, or next question now arises, how was multiple cropping practice in Palampur? Explain. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पालमपुर विलेज था उसकी मेन एक्टिविटी थी फार्मिंग, है ना। तो अभी तक तो हमने जनरली क्या पढ़ा कि उसकी कनेक्टिविटी देखी हमने रायगंज के साथ, जो 3 किलोमीटर अवे था, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा? दैट इट इज़ वेल डेवलप्ड रूरल एरिया, कि वो जो है कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है ना। और इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, जहाँ पे हमने लैंड, लेबर और नॉलेज पढ़ा, कैपिटल पढ़ी, एंटरप्राइज पढ़ी। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ फार्मिंग सिस्टम प्रिवेल्ड इन विलेज पालमपुर, ओके। सी फार्मिंग इन पालमपुर, कि किस तरह की खेती जो है पालमपुर में हुआ करती थी। यहाँ देखेंगे आप, लैंड इज़ फिक्स्ड। हम सभी को पता है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है ना। वो ये तो नहीं होगा ना कि 2 साल काम करते करते घट जाएगी या 2 साल काम करते करते बढ़ जाएगी। लैंड क्या है? लैंड एक हमारी फिक्स कैपिटल है ना। वो है ही हमारे पास, समझ में आ रहा है। वो आज भी हम यूज़ कर सकते हैं, आने वाले समय में भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। मैंने आपको बताया फार्मिंग जो है वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी या मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका जीने के लिए, अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए वहाँ के अराउंड 75% जो लोग हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? फार्मिंग के ऊपर, खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। और 1960 से जो है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है किस एरिया में? लैंड अंडर कल्टीवेशन में। मतलब कि वो एरिया जो कि खेती के अंदर आ रहा है, ठीक है। कल्टीवेशन हम क्या कहते हैं? उपज के अंदर, खेती के अंदर जो आ रहा है, उस एरिया में अभी तक कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ है, किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? बट इन लोगों ने
अपनी इंटेलिजेंसी और अपनी लेबर के थ्रू बहुत सारी ऐसी लैंड है जो कि पहले कल्टीवेबल नहीं हुआ करती थी, वेस्ट लैंड हुआ करती थी, है ना, प्रतिभूमि हुआ करती थी जहाँ पे खेती नहीं हुआ करती थी, उनको कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर दिया है। मीन हम क्या कह सकते हैं, दैट विलेजेस हैव मॉडर्न इनपुट्स आल्सो, है ना, कुछ ना कुछ मॉडर्न इनपुट रहे होंगे उनके पास, फर्टिलाइजर्स रहे होंगे या उनके टूल्स रहे होंगे जिनका यूज़ करके उन्होंने उस जो वेस्ट लैंड रहा करती थी उसे चेंज करके किस में चेंज कर दिया, उसे कन्वर्ट किस में कर दिया है उन्होंने, कल्टीवेबल लैंड में। ओके, ना इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन फ्रॉम द सेम लैंड, कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम एक ही लैंड पे से एक से ज़्यादा खेती कर सके, एक से ज़्यादा उपज, एक से ज़्यादा फसल उगा सके? हाँ, होता है, आगे पढ़ेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ सीज़न बताती हूँ, है ना। हमारा जो क्रॉपिंग होता है बच्चा, उसमें ना आपके सीजन्स होते हैं, ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद, है ना। रबी क्या है, रबी है विंटर सीजन क्रॉप। जब मैं सर्दियों की बात करती हूँ तो वो क्या आ जाता है, विंटर सीजन में उसका नाम क्या आ जाता है, उस क्रॉपिंग सिस्टम का नाम आ जाता है रबी, ठीक है। खरीफ क्या है, रेनी सीजन क्रॉप। जब रेनी सीजन की बात करते हैं हम, जुलाई जून में जो होता है, ठीक है, जब मानसून आता है, तो ये जो क्रॉप कहलाती है रेनी सीजन वाली, इनको क्या कहते हैं, खरीफ। और इन दोनों के मिड में, ठीक है, जो हमारी फॉडर क्रॉप है या कुकुम्बर टाइप है, जो लाइट वेजिटेबल्स हैं हमारी, ठीक है, ये आ जाती हैं ज़ैद में, ठीक है, जो स्प्रिंग टाइम होता है हमारे यहाँ पर जनरली, वो है ना, जब ना तो ज़्यादा धूप होती है ना ही ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता और रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती, तो ये जो टाइमिंग है आपका, ये क्या है, ये है ज़ैद। अब समझिए, देखो थोड़ा सा आपको याद करने के लिए मैं हिंट देती हूँ। ठंडियों में, विंटर टाइम में हम रब करते हैं, है ना, अपने हाथों को गर्म करने के लिए रब करते हैं, उनको घिसते हैं, तो रब को जो है रबी के साथ कोरिलेट कर लो तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अब रबी याद रहेगा तो खरीफ ऑब्वियस सी बातें याद रहेगा। खरीफ के लिए भी एक छोटा सा रिलेशन है, जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत सारे मॉस्किटोज, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं जो कि हमारी खारिश का कारण बनते हैं, तो खारिश को खरीफ के साथ ऐड कर लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि वो रेनी सीज़न की है और रबी जो है विंटर सीज़न की है, और इन दोनों के मिड में जो है ज़ैद। ओके, नाउ अब देखो, प्लांट रेनी सीज़न के टाइम में फार्मर्स जो हैं अपने खेतों में जवार और बाजरा उगाते हैं, जो कि उनके जो पशु हैं, उनके जो जानवर हैं, उनके जो कैटल्स हैं, उनको चारे के लिए, उनको खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और इसीलिए इन्हें कैटल फीड भी कहा जाता है। याद रखेंगे कौन कौन सी क्रॉप को कैटल फीड कहा जा रहा है, जवार एंड बाजरा को, ठीक है। किस सीज़न में ये ग्रो हो रहे हैं, रेनी सीजन में, खरीफ के सीज़न में। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखिए, अक्टूबर एंड दिसंबर कौन सा टाइम आ गया, विंटर टाइम आ गया ना, तो विंटर टाइम में यहाँ पे किस चीज़ की कल्टिवेशन हो रही है, पोटैटो की, आलू की, ठीक है। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, और रबी सीजन में पोटैटो के साथ साथ एक और फसल है जो उगाई जा रही है, वो क्या है, व्हीट, गेहूँ, ठीक है। A part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year. और कुछ पार्ट जो है वहाँ के गांव का लैंड एरिया का, वहाँ पे शुगर केन लगाई गई है जो साल में एक बार काट ली जाती है, एक बार हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या मेन कारण है जो कि फार्मर्स जो हैं एक साल में अलग अलग क्रॉप्स को, 3 डिफरेंट क्रॉप्स को उगा पाते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट क्रॉप्स की फसल बो पाते हैं। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन फर्स्ट रीजन इज देयर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये किसी भी विलेज के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है या डायरेक्ट विलेज के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पालमपुर की ही बात करें, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड फार्मर्स वर एबल टू ग्रो 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, तो राइट डाउन योर आंसर बाय इट। दैट फर्स्ट वन इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन।
जो सिंचाई थी, ठीक है, सिंचाई का बहुत ही अच्छा सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया हुआ था। ये नहीं था कि फार्मर जो है डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे मॉनसून की डिपेंडेंसी को थोड़ा कम किया गया था और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया था, जिसके थ्रू जब भी फार्मर को नीड होती है, ठीक है, जब भी फार्मर चाहता है वहाँ पे पानी लगाना अपनी फसलों को, तो वो इरिगेशन मेथड का यूज़ करके पानी लगा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फसल को प्रॉपर वाटर मिलता है ना। सेकेंड, electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation from Persian wheels electrical run tube wells, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी थी, मैंने आपको बताया था ना, मोस्ट ऑफ द हाउसेस वर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो पालमपुर में जो है इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली थी। अब बिजली है तो क्या हो रहा है कि वो जो लोग जो पहले इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील्स यूज़ किया करते थे, अब वो ट्यूबवेल्स के थ्रू वहाँ पे इरिगेशन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल भी दिखेगा आपको, एक पिक्चर में ट्यूबवेल दिखाया हुआ है, ठीक है। By mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. अगर आप mid-1970s तक देखेंगे, mid-1970s मतलब 1975 तक एरिया टाइम में, तो 200 हेक्टेयर का जो एरिया है विलेज पालमपुर का, उसे कल्टीवेट करा जाता था, और किसकी मदद से, इरिगेशन की मदद से, ठीक है, वहाँ इरिगेशन थी। तो ये रीजंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर जो है क्रॉप फर्टिलिटी इतनी अच्छी क्यों थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अभी तो हमने क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा था। क्रॉपिंग सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, दैट देयर वर 3 क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट वन वाज रबी which was sown during winter, second one was kharif which was sown during rainy season, and third one was zaid which was sown during spring season. Now coming towards a type that is multi cropping. अब देखो बच्चा क्या होता है, क्रॉपिंग के ना अलग अलग टाइप्स पढ़ोगे आप। जब किसी एरिया में, किसी लैंड से आप पूरे साल में सिर्फ एक ही तरह की फसल को बो रहे हो, ठीक है, एक ही तरह की फसल की बुआई कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉपिंग। जब एक ही पीस ऑफ लैंड से एक ही साल में, जो एक ग्रोइंग ईयर है, उसमें एक से ज़्यादा फसलों को आप उगा पा रहे हो, दैट इज़ मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, कि बार बार जो है उस पर फसल हो रही है और अलग अलग फसल की उगाई हो रही है, ठीक है, अलग अलग फसल की खेती हो रही है, दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। सी, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, एक ही साल में, है ना, उस पर्टिकुलर ईयर में जो आपका एक एग्रीकल्चरल ईयर है, उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे रबी के टाइम में उन्होंने वीट लगा दिया, वीट के टाइम में उन्होंने राइस लगा दिया, ज़ैद के टाइम में उन्होंने कुकुम्बर या फॉडर क्रॉप लगा दी। तो ये क्या है, अलग अलग तीन अलग अलग सीज़न में 3 अलग अलग फसल लगाई है ना एक ही पर्टिकुलर लैंड पर, तो इसे क्या कहते हैं हम, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। ये जनरली क्या करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है ना। एक किसान तो सिर्फ गेहूँ लगा रहा है और एक किसान इन तीनों को लगा रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन किसकी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जो 3 फसलें लगा रहा है या 2 से ज़्यादा फसलें लगा रहा है, इन कंपैरिजन विद सिंगल, ठीक है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के ज़्यादातर या सारे ही जो फार्मर्स हैं वो 2 फसल तो कम से कम लगाते ही हैं, एक फसल कोई भी नहीं लगाता, इसीलिए वहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब देखिए इनके जो फार्मिंग मेथड्स है वो कैसे है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मॉडर्न इनपुट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स क्या हैं बच्चों, जो पुराने टाइम से पारंपरिक तरीके जो यूज़ किए गए हैं, है ना, जो पुराने टाइम से खेती के लिए यूज़ होते हैं, जैसे गाय भैंस बैल, इनका यूज़ करके आप, या हल का यूज़ करके हाथों से बीजों को बोना, कटाई करना, तो ये सारे क्या हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, है ना। पानी के लिए मॉनसून पर डिपेंडेंट रहना। The another method to increase production is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop produce on a given piece of land during a single season. बच्चा yield क्या होता है, देखो एक चीज़ समझना, प्रोडक्शन तो डायरेक्टली क्या चीज़ होती है कि जो किसान है उसने कितना फसल उगाया, है ना।
वो जब हम टोटल देखते हैं तो वो क्या हो जाती है प्रोडक्शन की 100 किलो उगाया है ना, या 200 किलो उगाया, 2 टन या 1 टन, है ना। तो जनरली क्या है, जब हम देख रहे हैं कि टोटली उसने कितना सोन अप किया है, कितना हार्वेस्ट किया है, कितनी क्रॉप को हार्वेस्ट किया है, तो उसका जो मेज़र है वो है प्रोडक्शन। बट एक पीस ऑफ लैंड से पर्टिकुलरली जब मैं ये देखूं कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से फसल कितनी बोई गई है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग अ सिंगल सीज़न, टोटली नहीं है यहाँ पर, एक पीस ऑफ लैंड से एक पर्टिकुलर सीज़न में कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल यील्ड या फार्मिंग यील्ड, ठीक है, समझेंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि मान लो कि एक किसान है जो 100 किलो उगा रहा है, ठीक है, 100 किलो क्या है उसकी टोटल प्रोडक्शन है, पर वो 100 किलो मान लो उसका 4 हेक्टेयर लैंड में से निकल रहा है, ठीक है, तो 1 हेक्टेयर लैंड में से अगर उसने 25 kg प्रोड्यूस किया है, ठीक है, 25 kg बाय 1 हेक्टेयर लैंड, फ्रॉम 1 हेक्टेयर लैंड, तो ये क्या हो जाएगी यील्ड। समझ में आया, इसको हम बोलते हैं यील्ड। जब वहाँ पर आपका मेजर किसके साथ निकल रहा है, कितनी प्रोडक्शन हुई है और कितने परसेंट लैंड से हुई है, ठीक है। जब मैं प्रोडक्शन को डिवाइड कर दूंगी लैंड एरिया से तो वो क्या निकल आएगा हमारा यील्ड, ठीक है। Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. क्या कह रहे हैं, 1960 के मिड तक, ठीक है, 1960s के मध्य तक जो सीड्स वहाँ पे, जो बीज वहाँ यूज़ किए कर जाते थे कल्टीवेशन के लिए, वो ट्रेडिशनल मेथड के हुआ करते थे। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे पर थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगी आपको। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, नाम सुना होगा, अच्छी गुणवत्ता वाले, ज़्यादा गुणवत्ता वाले बीज, है ना। तो एक तो इस तरह के बीज है जो मॉडर्न सीड्स कहलाते हैं, और एक होते हैं ट्रेडिशनल सीड्स जो कि क्या होती है, जिनकी यील्ड कम होती है, ठीक है, जो गुणवत्ता कम देते हैं। समझ में आ रहा है। ये एक तो होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो आप 1 किलो लगाओगे तो वो 10 किलो की उपज दे रहा है या 50 किलो की उपज दे रहा है, और एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जो 5 किलो की या 10 किलो की उपज ही देकर आपको कम रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इनकी जो यील्ड होती है वो कम होती है ना। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, अब इनको इरीगेशन की भी कम ज़रूरत होती है क्योंकि कम ही होते हैं ये, ठीक है, तो नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा बने रहते हैं, है ना। इसमें इरिगेशन की भी कम ज़रूरत होती है, तभी इसकी प्रोडक्शन भी क्या है, कम है। फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र्स में भी इन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की नीड नहीं पड़ती। काउ डंग केक्स को भी यूज़ कर लेते हैं फार्मर्स, या फिर कुछ नेचुरल मैन्योर को भी घर में बनाकर यूज़ कर लेते हैं फील्ड्स के अंदर। ऑल दिस वर रेडी अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। तो ये सारी चीज़ें जो है फार्मर्स के पास पहले ही अवेलेबल होती है, उन्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ 1960s में आ गया था, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आया था, ठीक है, यील्ड को, फार्मिंग यील्ड को ही बढ़ाने के लिए आया था, ताकि हम लोग कोप अप कर पाएँ, हमारी जो जनसंख्या भूखी मर रही थी, ठीक है, उसे खाने को मिल पाए, प्रोडक्शन इतनी हो कि देश की पॉपुलेशन को वो चीज़ें मिल पाए जो उन्हें चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, ठीक है। यहाँ पर व्हीट और राइस के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो हमारी जो डेवलप कंट्रीज थी जैसे USA, वहाँ से मंगाए गए, ठीक है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे स्वामीनाथन, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ओके। अब देखो ये क्या होते हैं, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में इन्हें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, इन्हें मॉडर्न इनपुट्स की ज़रूरत होती है, इन्हें जो है फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनकी नीड होती है, ठीक है, तभी ये जो है प्रोड्यूस करते हैं अच्छा रिज़ल्ट। अगर इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, बेटर रिज़ल्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो वो तो हम मानसून पे डिपेंड नहीं रह सकते या नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें क्या चाहिए होगा, हमें मॉडर्न इनपुट चाहिए होगा, तो यहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बेटा।
HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। ठीक है, ये जो है क्या कह रहे हैं कि HYV सीड्स जो हैं प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोडक्शन करेंगे एक सिंगल प्लांट से, है ना। मैंने बताया ना कि 1 किलो लगा रहे हो तो 100 kg तक की प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, HYV seeds need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। ठीक है, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं इन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक, कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ। ठीक है, तो अगर किसी की फसल में कीड़ा लग जा रहा है या कोई परेशानी हो जा रही है तो वहाँ पर इन्हें पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होता है। ओके बच्चा, अब ये देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना ही होगा, जहाँ कहाँ ज़्यादा फैली थी, तो नॉर्दर्न एरिया में ये बहुत ज़्यादा फैली थी। जो नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया था वहाँ ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। कहाँ कहाँ पे आप ग्रीन रेवोल्यूशन को ज़्यादा देखोगे, स्टेट्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। मेजरली आपको मैं बताती हूँ, ये वाला जो आपका एलुवियल सॉइल वाला पैच है ना, ये एक्सेप्ट राजस्थान, जब आप हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी वाला एरिया देखते हो तो इस वाले एरिया में जो है आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है एग्रीकल्चरल स्टेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसे अपनाया गया और प्रोडक्शन और यील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। ठीक है, फार्मर्स जो है मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करते हैं कंपेयर विथ ट्रेडिशनल इनपुट्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ की यील्ड भी जो है वो बहुत ही इनहांस हुई, बहुत ही इंक्रीज हुई। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन अदर वीडियो। नाउ आप यहाँ तक कर लेंगे इसे और समझ लेंगे। ठीक है बच्चा।